कृषि उत्पादकता में सुधार लाने के उपाय। ठीक है, इसको हम लोग सुझाव के संदर्भ में भी देख सकते हैं। ये 60 से 62 प्रश्न आया हुआ है। तो उत्पादकता में कैसे वृद्धि की जा सकती है, जैसे कि हमने पहले के सेशन में, इसी सेशन में पीछे हम लोग देखा था कि उत्पादकता का मतलब होता है प्रति इकाई क्षेत्रफल, प्रति इकाई एरिया, या प्रति व्यक्ति, या प्रति इकाई निवेश के संदर्भ में इसका आकलित किया जाता है। तो ये जो सुझाव दिए गए हैं, ये तीनों आयाम से, प्रति इकाई क्षेत्रफल, प्रति इकाई निवेश और प्रति व्यक्ति संदर्भ, सबके संदर्भ में उत्पादकता के बारे में ये सुझाव है। तो पहला है उन्नतशील बीज, जो हमारे हाइब्रिड सीड्स हैं या बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके जो सीड्स बनाए जाते हैं, वो सारे के सारे हमारे क्या है, उन्नतशील बीज है। इसमें क्या होता है, उसको उत्पादकता परंपरागत से, जो ट्रेडिशनल सीड्स है, उससे अधिक होती है। उर्वरक का प्रयोग, क्योंकि उर्वरकता, अगर हमें उत्पादकता बढ़ानी है तो मृदा की उर्वरकता को बढ़ानी होगी। अगर हमें उत्पादकता बढ़ाना है तो मृदा की उर्वरता को बढ़ानी ही होगी। ठीक है, तो उर्वरता बढ़ाने के लिए क्या, उर्वरक और सिंचाई सबसे समुचित उपाय है। ठीक है, तो उर्वरक का प्रयोग, ठीक है, अभी आधुनिक समय में हम नीम कोटेड यूरिया के बारे में बात करते हैं। नीम कोटेड यूरिया, इसमें क्या होता है कि जो हमारा फर्टिलाइजर है पूरी तरीके से इसका खेत के द्वारा यूज कर लिया, फसल के द्वारा यूज कर लिया जाता है। क्योंकि परंपरागत जो यूरिया होते थे वो घुल करके दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाते थे। ठीक है, उनका डिस्प्लेसमेंट हो जाता था। इसके बाद सिंचाई से उर्वरता उत्पादकता में बढ़ जाती है। अगर हर फसल की एक निश्चित समय अवधि के बाद सिंचाई आवश्यक होती है, अगर सिंचाई की सुविधा आर्टिफिशियली, अगर इरिगेशन की सुविधा अगर आर्टिफिशियली इसको प्राप्त किया है नहर के द्वारा या फिर ट्यूबवेल के द्वारा, अगर या पॉन्ड के द्वारा अगर सिंचाई करते हैं, तो निश्चित समय अंतराल पर जो फसल की आवश्यकता है तो उसकी उत्पादकता हमारी बढ़ जाती है। अगर वर्षा दिन कर देंगे तो उत्पादकता हमारी घट जाएगी। ठीक है, चूंकि बारिश का कोई समय निश्चित नहीं होता है, सीजन निश्चित होता है लेकिन दिन और निश्चित नहीं होता है। लेकिन सिंचाई के लिए एक निश्चित अंतराल के बाद, सप्ताह, महीना, सप्ताह, 2 दिन 4 दिन सिंचाई आवश्यक होती है। और सिंचाई की सुविधा करके यंत्रीकरण से भी उत्पादकता बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें मृदा को सही प्रकार से हम लोग मैनेजमेंट करते हैं, फसल का सही प्रकार से हम लोग मैनेजमेंट कर पाते हैं। तो यंत्रीकरण हमारी वृद्धि होती है। कृषक जो हमारे यहाँ जो प्रायः खेती करते हैं लोग, वो ट्रेंड नहीं होते। वो जो हमारे संस्कृति में बना हुआ उसी का आने वाली पीढ़ी में वो चला जाता है, किस प्रकार से कब चावल की खेती करनी, कब गेहूं खेती करनी है, कब इसकी बुआई करना है, कब कटाई करना है। लेकिन उनको प्रशिक्षण दे दिया जाए कि इतने दिन के बाद, हर 2 या 4 दिन के बाद सिंचाई की आवश्यकता होती है। चावल के लिए क्या समय अवधि है, गेहूं के लिए क्या है, चना के लिए क्या है, मसूर के लिए क्या है, तिलहन के लिए क्या है, और उनके फसल के उगने फूल आने की अगर अवधि के बारे में अगर सही प्रकार से परीक्षण ले लेते हैं, कब सिंचाई करना है, इस प्रकार के प्रशिक्षण अगर दे देते हैं तो उत्पादकता हमारी स्वतः बढ़ जाती है। फसल का विविधीकरण से उत्पादकता बढ़ता है। ये उत्पादकता का मतलब तो किसी एक इकाई क्षेत्रफल किसी एक विशेष फसल से है, लेकिन अगर हम रबी, खरीफ को लेकर के और रबी, खरीफ और जायद के समय में, तीनों समय फसल वगैरह लेते हैं, तो प्रति व्यक्ति जो है हमारा उत्पादकता अपने आप क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। निवेश के संदर्भ में भी हमारी उत्पादकता बढ़ जाती है। इसी प्रकार से संस्थागत सुधार में हमें हदबंदी और चकबंदी को अगर सही प्रकार से लागू करना चाहिए। हदबंदी और चकबंदी, अगर हदबंदी और चकबंदी कर देते हैं तो क्या होती है, उत्पादकता हमारी बढ़ जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं कि हदबंदित होता है कि प्रति परिवार की एक निश्चित भूमि तय कर दी जाए, उससे अतिरिक्त भूमि अगर है तो उसे लेकर के सरकार दूसरे को ट्रांसफर कर देती है। चकबंदी में क्या होता है कि जो बिखरे हुए टुकड़े हैं उसको एक जगह एकत्रित करते हैं। तो बिखरे हुए टुकड़े होते हैं, उसकी उत्पादकता सही प्रकार से नहीं होती, क्योंकि मशीनी उस खेत में सही प्रकार से मशीन का या उर्वरक का या प्रॉपर किसान ध्यान नहीं दे पाता। लेकिन अगर एक ही जगह पर चक बना दिया जाए, बहुत सारे विखंडित खेतों को एक जगह लाकर इकट्ठा कर दिया जाए, ठीक है, तो उससे उत्पादकता हमारी बढ़ जाती है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड 2015 ईस्वी में शुरू किया गया था। इसने प्रति खेत विभिन्न फसलों की आवश्यकता अनुसार जो प्रति खेत जो है विभिन्न फसलों के लिए अगर उगाते हैं,
और विभिन्न फसलों के लिए उस खेत के अनुसार जो उर्वरक चाहिए उसके ये बारे में कार्ड बताता है। अगर अगर किसी खेत में गेहूं की खेती करना तो उस खेत में क्या क्या चाहिए, अगर उसी खेत में फिर हम चावल की खेती करते हैं क्या उर्वरक चाहिए, उसी में चना की खेती करते हैं उसी खेत में अगर चना की खेती करते हैं तो उसके लिए कौन कौन सा फर्टिलाइजर चाहिए उसके बारे में मृदा स्वास्थ्य कार्ड बात करता है। इसके बाद लघु प्रयोगशाला, ये लघु से ICAR के द्वारा बनाया गया है। इसमें त्वरित रूप से हम मृदा के मृदा स्वास्थ्य अच्छी प्रकार से हम जांच कर लेते हैं कि मृदा खराब तो नहीं हो रही है, उसके सही प्रकार से त्वरित इसमें हम जांच कर लेते हैं। फसल चक्र अगर पालन करते हैं, अगर फसल दलहन तिलहन और खरीफ रबी के अगर सही प्रकार से रोटेशन करते हैं तो मृदा की उर्वरता बनी रहती है, मृदा अपना जो उसकी फर्टिलिटी है उसको मेंटेन करती है, इस उत्पादकता क्या होती है बढ़ जाती है। इसीलिए हमें खरीफ और रबी के बीच में जो है दलहन या फसल को लगाना चाहिए, इससे उसकी उर्वरता मेंटेन रहती है। अगला है मल्च फार्मिंग या मल्चिंग फार्मिंग होना चाहिए, ठीक है। अवरोध परत खेती मल्च फार्मिंग कहेंगे। इसमें क्या होता है कि जो खेत होता है खेत के ऊपर जो है सबसे उर्वरक मृदा की सबसे ऊपरी परत सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब गर्मी के दिन आती है तो सॉइल हवा के द्वारा इरोडेड हो जाते हैं, पानी के द्वारा वो इरोडेड हो जाते हैं, दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाते हैं प्रदन या आपकी क्रिया के द्वारा। अगर वैसी जगह पे हम लोग अगर मल्चिंग कर देते हैं उसके अगर मृदा के ऊपरी भाग में फसल का अवशेष है उसके पर छिड़काव कर देते हैं तो मृदा वो फसल के टुकड़ों के साथ बंध जाती है और वो हवा के द्वारा या जल के द्वारा एक जगह दूसरी जगह स्थानांतरित नहीं हो पाती है, जिसके कारण मृदा क्या होती है अपनी उर्वरता को मेंटेन रखती है। अगर मल्चिंग नहीं करते हैं तो हवा के द्वारा पवन के द्वारा क्या होती है, हवा के द्वारा या नदी के द्वारा हवा के द्वारा या जल के द्वारा वो मृदा के ऊपरी परत दूसरी जगह स्थानांतरित होकर चली जाती है और मृदा की उर्वरता बढ़ती चली जाती है निरंतर। तो ये थे कृषि उत्पादकता के बहुत सारे ये उपाय। कृषकों के आय बढ़ाने के सुझाव, ये भी 60 से 65% है। कृषकों के आय बढ़ाने के सुझाव, न कि दुगना करने के सुझाव, ये नहीं है, आय बढ़ाने के सुझाव। तो आय बढ़ाने के सुझाव आप दुगना करने के सुझाव के संदर्भ में जो बातें आप इसमें लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कि सुझाव की बात है तो सुझाव के बारे में दो तरीके से हम देख सकते हैं। कृषि क्षेत्र के अंदर हम क्या कर सकते हैं किसानों की आय बढ़े, और दूसरा कृषि क्षेत्र के बाहर क्या कर सकते हैं किसानों के आय बढ़े। कि तो कृषि क्षेत्र के अंदर हम जब बात करते हैं तो कृषि क्षेत्र के अंदर 4 स्टेप उठा सकते हैं। कृषि उत्पादकता में वृद्धि, और कैसे वृद्धि होगी चर्चा हम लोग अभी कर चुके हैं, पॉइंट हम बहुत सारा डाल सकते हैं जैसे भी हो। दूसरा है सकल कारक उत्पादकता में सुधार। सकल कारक उत्पादकता में सुधार का मतलब होता है कि कृषि के क्षेत्र में जो इनपुट डाल रहे हैं, जो भी इनपुट है, फर्टिलाइजर है, इरिगेशन पे जो खर्चा है, सीड्स हैं, पेस्टिसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड्स है, ये हमारे इनपुट है। इसके तुलना में आउटपुट जो है वो क्या होना चाहिए, बहुत अधिक होने चाहिए, तभी हमारे आय बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि जो इनपुट डाल रहे हैं उसी के बराबर आउटपुट आ रहा है या उससे कम ही का आउटपुट हो रहा है। मतलब कि इनपुट जो डाले उसमें जो उत्पादन हो रहा है, गेहूं में इनपुट डाल दिए, फर्टिलाइजर डाल दिए, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इरिगेशन पे जो खर्चा हुआ, जो डाला हमने, इनपुट हुआ। अब गेहूं का फसल कटाई की जो हम लोगों ने ये सब लगाया तो पता चला कि दाम भी वही मिल रहा है, आउटपुट हमारा बराबर है, तो किसानों की आय कहाँ से बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। तो जो इनपुट जा रहा है उसके ज़्यादा क्या होना चाहिए, उसके तुलना में कई गुना हमारे आउटपुट होने चाहिए। मतलब जो गेहूं उत्पादन होगा उसका मूल्य हमें सही मिले, ठीक है। 3 सकल कारक उत्पादकता में सुधार हो। दूसरा कि उच्च मूल्य वाली फसलों का विविधीकरण करें। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा हम गेहूं चावल पर ही हैं, हमें डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए कि आयुर्वेदिक फसल हो गए, मसाला वाली फसलें हो गई, ठीक है, इसके या फिर जो गन्ना की खेती हो गई, इन सब फसलों पर हमें बढ़ावा देना चाहिए। दलहन तिलहन ये सब पे बढ़ावा देना चाहिए, इससे किसानों की आय क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसके बाद चूंकि इनका MSP भी अधिक होता है धान और गेहूं की तुलना में। इसके बाद फसल गहनता में वृद्धि। फसल गहनता में वृद्धि करके, फसल गहनता की हम लोग बात कर चुके हैं। फसल गहनता क्या होती है, फसल गहनता का मतलब होता है एक कृषि वर्ष में एक से अधिक बार जो फसल अंतर्गत जो भूमि होती है उसी को हम लोग फसल गहनता कहते हैं, ठीक है। एक कृषि वर्ष में यानी जुलाई से जून के बीच जितने कृषि भूमि पर
जितना कृषि भूमि एक से अधिक बार फसल कार्य के अंतर्गत आता है वो हमारी क्या होती है, फसल गहनता होती है। ठीक है, तो फिर फसल गहनता हमारी क्या की जानी चाहिए, वृद्धि की जानी चाहिए। अभी जैसे वर्तमान में आज़ादी के समय हमारा 1.1 था, अभी 1.37 या 36 जो भी है, अभी वेरी करते रहता है वो हर बार, चूंकि कैसा मौसम कैसा रहा। मतलब कि कुल कृषि भूमि का 37% भाग दोबारा दो या दो से अधिक फसलों के अंतर्गत है, यानी एक से अधिक फसलों के अंतर्गत है। जबकि आज़ादी के समय 11% भूमि ही, कुल कृषि भूमि का ही एक से अधिक फसलों के अंतर्गत या दो से अधिक फसलों के अंतर्गत आती थी। तो इसको हम कर करके अगर ये बढ़ाते चले जाए तो क्या होगी हमारा, अगर भूमि अगर ये और ज़्यादा बढ़ जाए, मतलब कि एक से अधिक बार हम फसल को उत्पादन कर रहे हैं एक ही भूमि पर, यानी दो से अधिक बार, दो या दो से अधिक फसल को उत्पादन कर रहे हैं, तो हमारी क्या हो जाएगी, आमदनी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये करके अब इसमें बहुत सारे पॉइंट जो है हम इंक्लूड कर सकते हैं अगर ये डायमेंशन समझ गए तो। इसी प्रकार कृषि क्षेत्र के बाहर क्या करना है, कृषि क्षेत्र के बाहर क्या करना है, किसानों के लिए व्यापार की शर्तों को बेहतर बनाना है। किसान क्या करते हैं, किसान जो हमने इनपुट आउटपुट के बारे में बात किया था, तो आउटपुट जो प्राप्त होता है, उत्पादन चले गेहूं का अधिक अगर हो भी गया तो कभी मूल्य सही नहीं मिल पाता, क्योंकि बिचौलिए उसको वो क्या करते हैं, वो बिचौलिए उसका लाभ उठा लेते हैं। तो इन बिचौलियों को दूर करने के लिए, किसान को सही लाभ मिले, इसके लिए किसानों के लिए व्यापार की शर्तों को बेहतर बनाना होगा। एपीएमसी एक्ट है, ई नैम है, ये बहुत सारे पोर्टल भी शुरू किए गए हैं क्योंकि किसानों को सही लाभ मिल सके अपने उत्पाद का। इन सब बातों का हम इसमें मेंशन करेंगे। और अगला है जुतदारों को गैर कृषि और सहायक कार्यों में लगाना। जो कृषक है, हमारे यहाँ देखा हुआ किसान, हम प्रायः जो पढ़ते हैं बेरोजगारी के बारे में, तो कहा जाता है कि कृषि क्षेत्र में अदृश्य बेरोजगारी है। आप समझते हैं अदृश्य बेरोजगारी क्या है, या इसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। हमारे यहाँ मौसमी बेरोजगारी भी देखने को मिलती है। तो ऐसी स्थिति में जो कृषक हैं, फसल के समय में जो मौसम उस समय करें, लेकिन बाकी समय अगर जो है दूसरे कार्यों पर अगर ध्यान देते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी। तो ये इस डायमेंशन से अर्थव्यवस्था के शब्दावली का और ज्योग्राफी के शब्दावली का प्रयोग करके इस आंसर को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये था हमारे किसानों के आय बढ़ाने के उपाय। अब कृषकों के आय दुगनी करने के लिए कमेटी बैठी थी, अशोक दलवी कमेटी। हमने उसकी रिपोर्ट के बारे में चर्चा नहीं की है क्योंकि यहाँ कोई जरूरत नहीं था। अन्य बातों को आप कभी चर्चा अगर लगी, लगता है कि शायद एक क्वेश्चन कर दिया हुआ है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो उसमें हम लोग अशोक दलवी कमेटी की रिपोर्ट के बारे में जो चीज़ें बात होगी उससे हम लोग बात करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।